हेलो। तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं पहले ना, जो मैंने दिया था आपको। एक्सरसाइज 1 से करेंगे शुरू, है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर F1। F1 से करना है शुरू, है ना। तो F1 में को डाउट हो, इसके बाद F2 में को डाउट हो, F3 में को डाउट हो। F3 में हाँ, डिफरेंशिएट कर दो ना उसको। डिफरेंशिएट कर दो उसको पार्शियली, बस बता दो रखा है मैंने, और या लिखा भी रखा है वो पेज नंबर 24 पे, ऊपर ऊपर लिखा हुआ भी है। Fx बराबर a इंटू के की पावर के एक्स आ जाएगा ना। ये निकालना भी बता रखा है आपको ना। पहले तो ये दिखाना है कि ये इसके बराबर आएगा, और उसके बाद फिर वो एक्स निकालना है ना। तो या तो याद रख लो, या वो हो सकता है इंटीग्रेशन में दिक्कत आई हो। ये प्रूव हो गया क्या, एफ डैश एक्स इजिकल टू, ये कर दिया प्रूव, ये प्रूव कर दिया। इसके बाद निकालना है। हाँ, तो वो इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। इस एफ एक्स को नीचे लेके आ जाओ आप। एफ एक्स को लेके आ गए हम नीचे, तो उससे आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इजिकल टू एफ डैश जीरो। अब ये हल्का सा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है कि जैसे अपन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो एफ एक्स को टी मान लो आप। एफ एक्स को टी मानोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इसमें क्या करो, एफ एक्स को टी मान लो, लेट एफ एक्स बराबर टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन टी। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी, एल एन टी। तो एल एन टी प्लस सी आ जाएगा। और टी क्या, टी हमारे पास एफ एक्स है ना। तो ये ऐसा आ जाता है हमारे पास, दिस इज, या मॉड टी लिख सकते हैं चाहे तो इसका इंटीग्रल, क्योंकि एल एन मॉड टी का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/t होता है। चाहे एल एन प्लस टी लिखो उसको, चाहे एल एन माइनस टी लिखो, यानी एल एन मॉड टी का डेरिवेटिव हमेशा 1/t होता है। तो 1/t का जो इंटीग्रल आएगा वो एल एन मॉड टी आ जाएगा ना। ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब बता देंगे, बेसिक तरीका होता है। ऐसा निकाल लिया हम, तो इसका इंटीग्रल आ गया एल एन ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, टी की जगह ये आ गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया एफ डैश जीरो इंटू एक्स। एफ डैश जीरो, ये तो कांस्टेंट है ना एफ डैश जीरो, तो ये आ गया एफ डैश जीरो इंटू एक्स, एफ डैश जीरो इंटू एक्स प्लस सी। अब सी निकालने के लिए उन्होंने कुछ दे रखा है शायद आपको ना, कि हमें दे रखा है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर एफ एक्स नॉन जीरो है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना। हम देख रहे हैं कि हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये दिया हुआ है ना हमें। और हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसमें एक्स बराबर वाई बराबर जीरो रख दो, तो उससे आ जाएगा एफ ऑफ जीरो इजिकल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। बट सिंस एफ एक्स एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं है, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और अगर एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर नहीं है तो नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट दो। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ जीरो अगर 1 है तो यहाँ रख दो आप एक्स इजिकल टू, जो है हमने जीरो रख दिया। एक्स बराबर जीरो रखने पर ये जीरो आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो रखने पर ये एफ ऑफ जीरो बनेगा। वाड़ी एफ ऑफ जीरो 1, वाड़ी एल एन 1, तो सी बराबर जीरो आ गया। इसका मतलब बस यहाँ से हमने मॉड एफ एक्स निकाल लिया ना। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स इजिकल टू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एफ डैश जीरो आ गया ना। अब यहाँ से चाहे तो हम मॉड खोल सकते हैं। मॉड खोलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास। मॉड खोलेंगे तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो बस इससे एफ एक्स निकाल सकते हैं, इस तरह से एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट और कौन सा है, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर E9, पार्ट 2 का E9। E9 में को डाउट हो, E9 में को डाउट, एफ एक्स को एक्स मान लो आप चाहो तो, क्योंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो एफ एक्स बराबर एक्स मान के कैलकुलेट करके निकाल लिया अपन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, एफ E10, F1 में को डाउट हो। F1 के बाद नेक्स्ट एफ कौन सा, F4 में को डाउट हो। पार्शियल डिफरेंशियल से भी कर सकते हैं, पता ना।
इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर D6। कंटिन्यूटी चेक करनी है इसमें ना। तो मॉडुलस वाला तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, और इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो है वो जहां इंटीजर बनेगा वो निकालना है अपने को। तो उसमें GX लिखा हुआ है हमारे पास, तो मॉडुलस से तो कोई दिक्कत है नहीं। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। वो तो जब डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी हो तब देखना पड़ता है। मैं तो 4x - 11, और फिर आगे लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² माइनस का 2x - 2, और इंटरवल दे रखा है हमें ओपन इंटरवल, कि इस इंटरवल में हमें नंबर ऑफ पॉइंट निकालने हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन जाए। तो ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, बस ये चेक करना है हमें। अब इस इंटरवल में से मुझे x की वो वैल्यू निकालनी है जहां ये इंटीजर बन जाए, जहां ये इंटीजर बन जाए उन पर चेक कर लूंगा फिर मैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि इंटीजर क्या बनेगा? तो या तो ये है कि भाई सिस्टमेटिकली, या तो इसका ग्राफ बना लो हाफ से 5/2 में, ताकि मालूम पड़ जाएगा कि हाफ से 5/2 में ये इंटीजर क्या क्या हो सकता है ना। या इसकी रेंज निकाल लो, इस क्वालिटी की इस इंटरवल में रेंज निकाल लो, तो इसकी रेंज आ जाती है। जैसे इसको मैंने जेड मान लिया या वाई मान लो, वाई इजिकल टू x² माइनस का 2x - 2, और ये इंटरवल है हमारे पास हाफ से लेकर 5/2। इस इंटरवल में तो डायग्राम बना लो या रेंज निकाल। रेंज हम इसलिए निकाल रहे हैं कि रेंज आने से ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जो इसकी रेंज आएगी उस रेंज में ये इंटीजर क्या क्या हो सकता है ये मालूम पड़ जाएगा। इसे रेंज निकाल रहे हैं इसकी हम। तो इस क्वाड्रेटिक की किसी इंटरवल में रेंज निकालना जानते हैं अपन। इसका वर्टेक्स निकाल लेंगे, वर्टेक्स 1 पर आएगा, एक बार 1 रख देंगे, एक बार हाफ रख देंगे, और एक बार 5/2 रख देंगे, तो उससे रेंज आ जाएगी। रेंज इसकी आ जाती है -3 से -3/4। ये इसकी रेंज आ रही है, -3 से -3/4, ये इसकी रेंज आ जाती है। अब इस रेंज में इंटीजर क्या क्या आ सकते हैं, -3 -2 और -1। तो बस इसको एक बार -3 के बराबर इक्वेट कर दो, इसको एक बार -3 के बराबर इक्वेट कर दो, और x निकाल लो। उस x को रख लो जो इस इंटरवल में आ रहा है। तो इसको एक बार -3 के बराबर रखा, इसको एक बार -2 के बराबर रखा, इसको एक बार -1 के बराबर रखा। इन इन यहां से जो वैल्यू आएंगी उन पॉइंट्स पर ये इंटीजर बनेगा, इसलिए हमने इसकी रेंज निकाली। तो अगर मैं पहले वाले को सोल्व करूंगा तो x² - 2x + 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो उससे आ गया x बराबर 1। अब देखो 1 क्या है, इसका वर्टेक्स भी है, तो हम ध्यान से देखें ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। तो 1 पर डाउट तो आया है, लेकिन 1 पर कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि 1 पर इसकी वैल्यू आएगी -3, 1 पर इसके लिए -3। अब माउथ ओपनिंग अपवर्ड है ना ये, तो वर्टेक्स से हल्का सा ऊपर निकलेगा ये, तो ऊपर भी -3+ बनेगा, और जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तब भी -3+। तो हर तरफ इंटीग्रल की लिमिट, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो 1 पर ये कंटिन्यूस आएगा। पॉइंट ऑफ डाउट तो आया, डायग्राम बनेगा ना इसका, डायग्राम इसका ऐसा कहीं बनेगा ना, ये डायग्राम इसका ऐसा कुछ बनेगा। 1 पर वर्टेक्स आ रहा है, 1 पर वैल्यू आ रही है -3, डायग्राम ऐसा बनेगा, और इस तरह का कोई डायग्राम बनेगा ये। अब x बराबर 1 पर देखो आप, 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, -3। वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक भी होता है, अब तो एक्सिस भी जानते हैं ना हम, ये पैराबोला की एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो -1 पर वैल्यू -3 है, 1 पर वैल्यू -3 है, 1 के आगे जाओ ग्राफ -3 के ऊपर निकल जाएगा, फिर इधर आओ -3 के फिर ऊपर निकल जाएगा। तो -3+ का भी इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -3 ही आएगा, इसलिए 1 पर एक कंटिन्यूस आ जाएगा। डाउट आया भले ही, लेकिन वो 1 पर कंटिन्यूस आया। अब यहाँ देख सकते हैं -2, तो इसको सोल्व करने पर दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगा x बराबर 0 और एक आएगा x बराबर 2। लेकिन 0 तो सेंट्रल में है नहीं हमारे पास, ये तो x, तो एक तो ये पॉइंट है ना, 2 आ जाएगा। अब 2 पर क्या बनेगा, -1 बनेगा। अगर इसका ग्राफ ऐसा है ना, तो बेसिकली ये तो जो भी आएगा 2 कहीं यहाँ आएगा इस जगह हमारे पास, और 2 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, -2। तो 2 पर तो -2 है, हल्का सा 2 के ऊपर आगे निकलेगा तो -2 के ऊपर निकल जाएगा, और 2 के नीचे आएगा तो -3 हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस है इस पर ना। और ऐसे अब ये देखेंगे तो इसमें सिर्फ दो वैल्यू आ जाएंगे अगेन, इसमें आ जाएगा एक तो x² माइनस का 2x और -1 बराबर 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगे ना, x -1 का होल स्क्वायर -2 बराबर 0, यह आ जाएगा x = 1 + -√2। तो एक तो आएगा 1 + √2 और एक आएगा 1 - √2। तो 1 + √2 जो है वो कितना हो जाएगा, 1 - √2 नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 + √2 वाला उस इंटरवल में आएगा। और 1 + √2 पर वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो उसके आसपास वो कभी -1 से बड़ा बनेगा, कभी -1 से कम बनेगा, तो यहाँ भी डिसकंटिन्यूस आएगा। तो दो पॉइंट हो गए, पॉइंट हो गया एक तो हमारे पास x बराबर 2 और एक x बराबर 1 + √2, दो पॉइंट हैं जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, E3 में को डाउट हो,
ये आया हुआ है सवाल 2003 के अंदर आया हुआ है, 2 नंबर का सवाल 2003 के अंदर आईआईटी में आया हुआ है, 2 नंबर का सवाल आया था ये, पता ना इसको। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, E5 का आंसर दिया हुआ नहीं शायद, आंसर 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट आएंगे जहां नॉन डेरिवेबल आएगा। मैक्सिमम का डायग्राम बनाना आता है अब तो हमें ना, आता है ना बनाना। ये डायग्राम बना लिया हमने, एक डायग्राम बनाना है मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर का डायग्राम बना लिया हमने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर एक डायग्राम बनाना है मुझे x-1 का होल स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर के ग्राफ को आगे किसका दो 1 यूनिट, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 1 यूनिट आगे किसका दिया हम, ये एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 1 यूनिट आगे किसका दिया, तो 0 पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब लास्ट डायग्राम बनाना है मुझे ये वाला, y बराबर 2x इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये क्वालिटी के माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, 1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इसका वर्टेक्स कहाँ आएगा, इसका वर्टेक्स आएगा हमारे पास हाफ पर, क्योंकि जब रूट आ रहे हैं ना इसके, एक तो रूट आ रहा है 0 एक 1, वर्टेक्स हमेशा रूट के सेंटर में आता है, तो रूट आएगा हाफ। डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं अपन, x इजिकल टू हाफ पर आएगा, तो x इजिकल टू हाफ पर वैल्यू निकालो इसकी, हाफ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी हाफ, जबकि ये जो वैल्यू आएगी ना ये 1/4 आएगी, ये निकाल के देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स स्क्वायर और x-1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया x इजिकल टू प्लस माइनस x-1, प्लस साइन लेना बेकार है, प्लस साइन लूंगा तो x आएगा नहीं, तो x इजिकल टू हाफ। अब x इजिकल टू हाफ पर बराबर है, तो x इजिकल टू हाफ पर वैल्यू क्या आएगी 1/4 आएगी, तो ये जो हाइट है 1/4 है एक्चुअली ना, और हम देख रहे हैं कि ये x बराबर हाफ पर ही कट कर रहे हैं, और उसका वर्टेक्स भी कहाँ आ रहा है, हाफ पर ही आ रहा है, हाफ पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है, थोड़ा ऊपर आएगा मतलब ये, तो ये डायग्राम बनेगा ऐसा, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। तो तीनों डायग्राम बना दिए हमने। अब तीनों डायग्राम बनाने के बाद अब हम देख सकते हैं मैक्सिमम चाहिए हमें, तो देख लो बस मैक्सिमम कौन सा मिलेगा। अगर मैं इधर देखूं तो सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर है, फिर बीच में देखो ये वाला ग्राफ ऊपर आएगा, तो ये मैक्सिमम का ग्राफ बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम का ग्राफ बन जाएगा। बस 2 जगह दिक्कत है अपने को ना, दोनों पॉइंट निकाल सकते हैं हम, और दोनों जगह नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा वो, क्योंकि एक में एक तरफ स्लोप पॉजिटिव है, फंक्शन डिफाइन करके निकाल लो, या तो समझ में आ गया मेरे साहब सब। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, E9 में को डाउट हो, E9 के बाद नेक्स्ट F3 में को डाउट हो, वो तो फंक्शन निकाल लो वहां, तो रख के जाओ और रखते जाके फंक्शन निकाल लो ना, मतलब सिंपली वो भले याद नहीं है अपने को, लेकिन सिंपल सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल हो गया वो, वहां से f(1) दे रखा है तो f(2) कैलकुलेट कर लो, उसके बाद f(3) निकाल लो, तो f(6) अपने आप आ जाएगा ना, पता ना। इसके बाद नेक्स्ट F4 में को डाउट हो, F4 में भी या तो याद हो हमें ना, हमें जो दिया हुआ है ना या तो हमें याद हो, जैसे इसलिए वो बोल रहे हैं याद रखने के लिए आपको, हमें k बराबर 1 से लेकर k बराबर n तक दिया हुआ है ना, f(a + k), और ये दिया हुआ है हमें दिस इज इक्वल टू 2048 एंड इंटू 2⁻n-1, ये हमें दिया हुआ है। तो फिर हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, फाइंड द नेचुरल नंबर a कैलकुलेट करना है, और हमें दे रखा है कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, a हमें कैलकुलेट करना है, नेचुरल वैल्यू ऑफ a। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, f(x + y) बराबर f(x) इंटू f(y), और साथ में दिया हुआ है कि f(1) बराबर 2 है। तो या तो मुझे याद हो कि इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू a की पावर kx, और उसमें f(1) 2 दे रखा है, तो a की पावर k 2 आ जाएगा, तो फंक्शन आ गया f(x) बराबर 2 की पावर है। रट रखा है हमने, पेज नंबर 24 वाला रट लो उसको, वरना फिर निकालने पड़ेंगे, निकालना भी बता रहा हूँ मैं आपको ना, उनको रट लेना चाहिए ताकि दिक्कत नहीं आए अपने को ना, एकदम क्लिक कर जाए, वरना निकालना सिखाया है हमने आपको ना। तो इसमें या तो वो याद हो, नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको मुझे देखने से लग रहा है कि अगर मैं ये निकालना चाहूंगा तो बेसिकली ये कितना आएगा f(a + 1), फिर आ जाएगा f(a + 2), ये इस तरह से आएगा मेरे हिसाब से ना, एंड प्लस f(a + n), ये इस तरह से आ जाएगा ना, ये दे रखा है सम अपने को ना, हमें तो सम निकालना है। अब इसमें क्या है, इसको ऐसा लिख लो आप, तो इन सब में से क्या होगा, f(a) बाहर निकल जाएगा, देखो आप सही बोल रहा हूँ मैं, तो ये f(1), f(2) और लास्ट में कितना बचेगा, f(n) आ जाएगा ना, और जो भी दे रखा है वो दे रखा। अब ये मुझे निकालना है, तो अगर मुझे पता होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, कि वो अगर मैं निकाल लूंगा, तो पता नहीं है तो मैं इसका भी यूज करके निकाल सकता हूँ ना। तो जैसे मुझे f(2) चाहिए, f(1) तो मुझे दे रखा है, तो f(2) निकालने के लिए क्या करो, x बराबर y बराबर 1 रख दो, ताकि दोनों तरफ f(1) आ जाएगा। और व्हाट इज f(2)? f(2) इज 2²। अब मैं f(2) भी जानता हूँ f(1) भी जानता हूँ, तो f(3) निकालने के लिए
एक को 1 ले लो, एक को 2 ले लो। तो एक को मैंने 1 ले लिया, एक को 2 ले लिया, तो ये कितना आ गया, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, तो 2 क्यूब आ गया ना। अब तो मालूम पड़ गया भाई ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n आ गया। मतलब नहीं याद होगा तो भी इंटेलिजेंस से निकाल लूंगा मैं ना। तो ये आ गया एफ ऑफ ए, और दिस इज 2 प्लस 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड 2 रेस्ट टू पावर n। बस अब तो जीपी का सम बन गया है, और जीपी का सम निकालना है ना, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा और n की वैल्यू आए, कंपेयर करने पर फिर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जैसे ये निकाल लेंगे ना हम, तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू आर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2048 इंटू 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। तो ये हट जाएगा यहाँ से ना, ये हट जाएगा ना, और इससे ये हट जाएगा। दिस इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 10, 1024। तो एक पर 10 आ गया, मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एफ ऑफ 1 2 है, एफ ऑफ 2 कितना है, 2 स्क्वायर, एफ ऑफ 3 2 क्यूब, तो व्हाट इज एफ ऑफ ए, 2 की पावर ए, तो ए बराबर 10 आ गया, और 2 की घात 10 लिखा हुआ है, और 2 की पावर ए लिखा हुआ है, तो ए बराबर 10 आ गया। सेम सवाल आ गया है इस तरह से, अगर रटा हुआ नहीं हो तो भी निकल जाएगा ना, तो यहाँ तो रटा हुआ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, कभी मान लो कुछ और आ जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। सेम सवाल आगे एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 35। ये पहले काफी समय पहले जेई में भी आया है, एडवांस के अंदर, सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आया है, मतलब जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे उसमें भी आया है ये सवाल। और ये एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 35 भी है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 35 सेम सवाल है, ऐसा आ गया ना। तो नेक्स्ट टर्न पे वो करके लाना है अपने को ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 15, 15 में को डाउट हो, 15 के बाद 17 में को डाउट हो, पता ना 17, 17 के बाद कौन सा है, 23, 23 में को डाउट हो, 23 में को डाउट, एफ एक्स बराबर 3x आ जाता है ना, एफ एक्स बराबर 3x। इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 20, 20 में को डाउट हो, भाई 3 जगह डाउट है और तीनों जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वो सम फंक्शन में अगर एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो सम फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना। एक में ये लिखा हुआ है, एक में ये लिखा हुआ है, और एक में लिखा हुआ है 10x, x माइनस 1, और एक में 10x लिखा हुआ है ना। इंटरवल दे रखा है 0 से 2, हम जानते हैं ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, गारंटी है, ये हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी तो ऐड हो रहे हैं, तो डाउट हमारे पास 3 है, 0 से 2 में एक आ रहा है पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2 1.57, तो पाई बाई 2 भी आएगा इसमें ना, पाई बाई 2 पर डिफाइन ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, नो डाउट है ना। तो हम देख रहे हैं पहला डाउट है हाफ पर, फिर एक डाउट है मुझे 1 पर, फिर एक डाउट है मुझे पाई बाई 2 पर। अब हाफ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, गारंटी है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंशिएबल, ये क्या है, तो ये पूरा एक फंक्शन मान लिया मैंने, एक फंक्शन इसको मान लिया और एक फंक्शन इसको मान लिया। अब दो फंक्शन अगर ऐड हो, 2 हो 3 हो 4 हो, उन दोनों को हमने एक मान लिया। हाफ पर ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक डिफरेंशिएबल है और एक डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनका सम फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो हाफ पर गारंटी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ऐसे 1 पर ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक डिफरेंशिएबल है, एक का मतलब उन दोनों को एक मान लिया मैंने जो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं। पाई बाई 2 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन वो तो डिफाइन ही नहीं है, पाई बाई 2 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हेंस 3 पॉइंट है जहां फंक्शन उस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 24 में को डाउट हो, 24 में को डाउट, 24 के बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 15 में को डाउट हो, डिफाइन कर लो उसको, तो बस बेस्ट तरीका है ना, आसान सा है वो, और उसको डिफाइन कर सकते हैं अपन। तो डिफाइन करने में पहले हमें रखा है 0 से 2 में बात करनी है ना अपने को, तो 0 से 2 में क्या है, जब x 0 से 1 के बीच में है तो हमें दे रखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos पाई x, ये हमें दे रखा है ना भैया। तो पॉइंट ऑफ डाउट निकालें और सब पर मैथमेटिकली चेक कर लें, या अपन ने सोच रखा है डिफाइन कर लेते हैं, मैं डिफाइन करके बार बार बता भी रहा हूँ आपको। तो इसमें ये इंटीजर कहाँ का बनेगा, एक तो 0 पर बनेगा, एक हाफ पर बनेगा और एक 1 पर बनेगा। तो 0 को अलग मार्क कर लो, हाफ को अलग मार्क कर लो, और 1 को अलग मार्क कर लो। अब एग्जैक्ट 0 पर देखो कितना आ रहा है, 1, एग्जैक्ट हाफ पर 0, एग्जैक्ट 1 पर -1। अब इनके बीच में बात करते हैं भाई, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं इस सेंट्रल में जहां इंटीजर बन रहा था। अब x अगर 0 से हाफ के बीच में है, x अगर हाफ से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो व्हाट वी कैन से अबाउट पाई इंटू एक्स,
पाई बाय 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। और कॉस का एंगल अगर 0 से पाई बाय 2 में है तो कॉस पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये डायग्राम ऐसा बन गया बस। अब x हाफ से 1 में आ गया तो पाई x क्या आएगा, पाई बाय 2 से पाई में आएगा। पाई बाय 2 से पाई में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये -1 आ जाएगा। इंटीग्रल पार्ट है ना वो। तो ये तो डायग्राम खत्म हो गया। अब मुझे डायग्राम बनाना है ये वाला, मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अब 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो हमने देख लिया x ग्रेटर देन 2 लेस देन 1। इसमें इसकी टेंशन तो खत्म हो गई। ये कितना हो गया 1। मतलब डायग्राम मुझे ये वाला बनाना है बस, 1 से 2 में। मॉड का डायग्राम बनाना आता ही है मैं। तो ये 1 से 2 को मार्क कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 5/4 पर आएगा। 5/4 पर शार्प कॉर्नर आएगा। हमें ये ग्राफ 1 से 2 में बनाना है। तो 1 रख के देखो 1 पर क्या आ रहा है, 1 पर 1 ही आएगा, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं कर रखा। 2 रख के देखो 2 पर क्या आएगा, 2 पर 3 आएगा, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं कर रखा। मॉडुलस का ग्राफ बना रहे हैं अब। ये मॉडुलस का ग्राफ बन गया बस। अब एग्जैक्ट ऊपर देखो, फंक्शन तो ये था हमारे पास, एग्जैक्ट ऊपर ये कितना है, ये कितना है 3 6 आ गया है। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें ना। ये मेहनत करने के बाद 0 पर डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, हाफ पर डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पर डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, 5/4 पर डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, 2 पर डिसकंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। अब मैथमेटिकली हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना पहले पॉइंट ऑफ डाउट निकालो और एक एक पर चेक करो। उससे बड़ा तो डायग्राम बना लो आप, डायग्राम बना के सब कुछ हमारे सामने आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द कॉलम 1 का ए ग्राफ हमने बना ली थी शायद, है ना। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आई आप, क्योंकि ये सारे फंक्शन जहां डिसकंटिन्यूस होंगे ना वहीं नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। क्योंकि जहां ये कंटिन्यूस है ना वहां तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट फंक्शन है, वहां डायरेक्टली हमेशा क्या आएगा इनका, क्योंकि इंटीजर पार्ट में इंटीजर ही तो आएगा वो, यानी कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। तो जहां ये टूटेंगे ना वहीं ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे बस, और जहां नहीं टूटेंगे वहां कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। तो ग्राफ हमने बना लिए थे पहले इसके ना, इससे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैच द कॉलम 2 के ए में कोई डाउट हो, इवन फंक्शन है, सब इवन फंक्शन है, और इन सब में डाउट कहाँ है 0 पर। और 0 पर चेक करने के लिए 1 साइडेड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें डाउट सिर्फ 0 पर है, और ये सब इवन फंक्शन है, इसलिए एफ डैश 0 प्लस निकालने से हमारा काम चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट हो फिर भी इनमें, हो गया सारा। इसके बाद कॉम्प्रेशन नंबर थर्ड के ए पार्ट में कोई डाउट हो, भाई वो तो एफ एक्स तो दे रखा है हमें, जी एक्स हमने निकाल लिया, जी ऑफ टी में क्या बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, जी ऑफ टी में बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, वो जी ऑफ टी दे रखा है और लिमिट एक्स पे लगी हुई है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो उससे आ गया ई रेस्ट पावर ए इंटू टी आ गया, वो ये आ गया, ये जी ऑफ टी आ गया हमारे पास, ई रेस्ट पावर ए इंटू टी, यही तो बनेगा, ऐसा आ गया बात। अब इसमें आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस उस फंक्शन को बना लो आप। और हमें दे रखा है ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट, सवाल में दिया हुआ है ए कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, ए इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 0, ये कॉम्प्रेशन में लिखा हुआ है ना। देन हमें एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स को हमने डिफाइन कर लिया, क्या करें उस एफ एक्स में, अब जी ऑफ एक्स में यहां से निकाल सकता हूं, तो एक्स इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और बाकी हमें दे रखा है एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है माइनस एक्स क्यूब, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हमें 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। ये देखा इफ ए इज प्राइम नंबर देन जी ऑफ 2 इज, तो जी ऑफ 2 निकाल, अगर ए प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर है, तो जी ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो जी ऑफ टी क्या हो गया ई की पावर 2t, तो ई की पावर 4 आ गया, मतलब फिर 10 पर आ गए। हमें दे रखा है कि हमें सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए निकालनी है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, और ए कुछ भी हो एफ एक्स क्या है 0 पर कंटिन्यूअस, तो आंसर क्या आना चाहिए था बी, आंसर दे रखा है सी। क्यों दे रखा है, क्योंकि ऊपर सवाल में लिखा हुआ है कि ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, ऊपर लिखा हुआ है कि ए पॉजिटिव है, इसलिए आंसर 0 से इन्फिनिटी लेंगे अपन। वरना एक कॉमन मिस्टेक है, गलती हो सकती है कि आंसर हम जानते हैं दिस इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग्स टू आर, तो आंसर आना चाहिए माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऊपर सवाल में दिया हुआ है कि ए पॉजिटिव है ना, इसलिए जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ए हमें 0 से, सेम रीजन हमारे पास ये है 11th के अंदर, हमें एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूअस हो ही गया है, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियबिलिटी को इंश्योर कर लो, अगेन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल आ जाएगा 0 पर ना, तो अगेन ए 0 से इन्फिनिटी में आ जाएगा। बस ये थे शायद, है ना। तो आगे चलते हैं हम, तो पेपर में नंबर हुए थे, हमारा पेपर हो गया ना, पेपर एमसीटी हो ही गया था आपका ना, तो उसमें नंबर आए हैं, किसी को बताना चाहे कोई, हाईएस्ट तो 275 है
मैथ्स में 95 हाईएस्ट है, हाईएस्ट है 275, मैथ्स में हाईएस्ट है 95। इनसे ज्यादा आया हूं किसी के? हाईएस्ट ये है, मैथ्स में हाईएस्ट 95 है। फिर भी कोई बताना चाहे जैसे अपने नंबर, जो भी बताना चाहे। हाँ 115, 115, 215। अच्छा, और मैथ्स में कितने? 65। किसी को लगता हो इनसे ज्यादा है या इनसे ज्यादा है? टोटल ज्यादा है 84। टोटल कितने? 202। और किसी को लगता हो, किसी को नंबर बताने हो अपने, किसी की इच्छा हो भाई मेरे नंबर बताने हैं मुझे? नंबर बताने का फायदा ये होता है, ऐसा नहीं कि आपको अपमानित करते हैं, ऐसा नहीं है, आपको अपमानित करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप अपमानित करते हो, आपको खुशी मिल जाती है हम लोगों को। आप हमें अपमानित करते हो ना, तो आपको थोड़ी देर खुशी मिल जाती है। हम अपमानित नहीं करते लेकिन कभी आपको इंटेंशनली ना। आप लोग तो अपमानित करते रहते हैं वहां बैठे बैठे हम लोगों को, है ना? नहीं, जैसे मजा लेते रहते हो आप तो टीचर का। अच्छा, आपको बताना है, बताओ आप। 204, वेरी गुड। और मैथ्स में कितने? 72। और किसी को लग रहा हो मुझे बताने हैं नंबर? हाँ 232, तो बोलते ना पहले आप, हाईएस्ट ये हैं। और मैथ्स में 87। किसी को लगता हो मुझे इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तभी भी बोल सकते हो आप चाहो तो। फिर आपके नंबर जो आ रहे हैं उससे आप डिप्रेस मत हो। जीवन भर से मैं ये बात बोल रहा हूँ हमेशा। आप बस इस बात से डिप्रेस हो कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, बस आपको ये चाहिए ना। क्या मेरे नंबर ईमानदारी से आ रहे हैं? पहली बात। कई बार होता है किसी दिन आ जाते हैं नंबर अच्छे से ऐसे अपने, कंसिस्टेंटली नहीं आते हैं ना। दूसरी बात ये, क्या आपको लग रहा है कि हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं कर रहे, अपने टीचर के साथ धोखा नहीं कर रहे, अपने साथ के अपने अपने साथ धोखा नहीं कर रहे। इन तीनों बातों का यस अगर आ रहा है, यस मैं धोखा नहीं कर रहा, फिर नंबर कम आए नहीं आए कोई बात नहीं। यही सेटिस्फेक्शन है हमारी लाइफ में बस। ये मैं बार बार बोलता हूँ आपको ना। हम लोग भी इसी परंपरा पे काम करते हैं, हम लोग भी इसी चीज पे काम करते हैं। हम लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो बच्चे की टेंशन है। हमें ये लगना चाहिए हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। हमें खुद को लगना चाहिए वी आर डूइंग बेस्ट, बस। किसी को लगता हो तो ठीक है, वो जिंदा रह जाएंगे, नहीं लगेगा तो ऊपर पहुंच जाएंगे, और क्या ना। डरें क्यों लेकिन? बस ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बस ये। तो ये अब आपको सोचना है कि क्या हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, क्या अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं यहाँ रह के, क्या टीचर के साथ धोखा कर रहे हैं? अगर इन तीनों जवाब बातों का आ रहा जवाब नो भाई धोखा नहीं कर रहे, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो सफलता मिलेगी आपको, ये मेरी गारंटी है। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी। हो सकता है जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन मिले, हो सकता है उसी दिन मिले ना, उसी दिन नंबर आ जाए एक्सेप्शनल। हिम्मत रखनी पड़ेगी लेकिन आपको उसके लिए, बस ये है। क्योंकि चमत्कार होते हैं ऐसी बात नहीं है। कई बार होता है पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है हमारा, पढ़ने का स्टाइल हमारा डिफरेंट होता है। कई बार चैप्टर जो सिलेबस टेस्ट में आ रहा है वो नहीं पढ़ पाते अपन कभी, यार कई बार ऐसा हो जाता है ना। कई बार होता है लगे जो पढ़ के आते हैं वो आ जाता है ना। कई बार किसी बच्चे के नंबर कंसिस्टेंटली भी अच्छा आते हैं, वो लगातार साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ता है, वो उसी हिसाब से पढ़ता है जिस हिसाब से पेपर हो रहा है हमारा ना। तो उसके नंबर साल भर अच्छे दिखते रहते हैं। किसी के कभी कम दिखते हैं, कभी ज्यादा दिखते हैं, कभी बहुत कम दिखते हैं, कभी बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो बस मेन वही है हमारे पास, हमारा काम करते रहे लगातार, जो रिवीजन है उसको लगातार करते रहो आप। कोई दिक्कत आती नहीं है, दिक्कत आती रहती है तो सहन करो उसको आप, क्योंकि दिक्कत तो अपनी क्रिएट की हुई है, तो उसको फेस करना पड़ेगा अपने को ना। भाई हमने कमी कर दी थी, पेशेंस रखते हुए उसको दूर करते रहो आप। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं फिर अपन, है ना? मैंने एक सवाल दिया था करने के लिए आपको, मैंने कहा था इसको सोच के आना आप, है ना? और सोच कर, कल पेपर भी हुआ था वैसा आपका, है ना? देख लिया होगा घर जाके आपने दोबारा, कोई डाउट हो उसमें आपको? 11th का पोर्शन में से बहुत कम था, 9 सवाल थे दोनों पेपर में मिला के। एक पेपर में 3 सवाल थे 11th के मात्र। नहीं वो तो आपके तो सवाल ज्यादा हैं, आपके तो ज्यादा इसलिए क्योंकि आपको 12th वाला पोर्शन भी दिया है हमने। अगर एक्सक्लूसिवली 11th क्लास की बात की जाए, 11th क्लास का मतलब जो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं, एक तो 11th एनसीईआरटी के हिसाब से देखो आप, और एक अपन जो पढ़ते हैं उस हिसाब से देखें। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी में 11th क्लास में, लेकिन हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। प्रोबेबिलिटी थोड़ा 11th में थोड़ा 12th में, हमने पूरा काउंट किया 12th क्लास में।
अपन पढ़ते ही 12th क्लास में। तो एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी दोनों दोनों क्लासेस में है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 11th क्लास के अंदर। हमने जो 11th में पढ़ाया आपको, उससे सिर्फ 9 सवाल आए हैं बस। अब जैसे एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, उसमें पीएनसी का भी यूज हो रहा है, तो वो काउंट तो प्रोबेबिलिटी में करेंगे ना अपन। पर जब तक प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी वो सवाल कैसे करोगे आप? तो वो काउंट तो प्रोबेबिलिटी में होगा ना, पीएनसी में काउंट नहीं होगा वो। तो एक्सक्लूसिवली जिसमें सिर्फ 11th क्लास की जरूरत पड़ी होगा, या 11th क्लास पढ़ने से ही मैं सवाल कर लूंगा, 12th की जानकारी नहीं है। ऐसे सिर्फ 9 सवाल हैं पूरे पेपर में, 34 सवालों में से 9 सवाल ऐसे हैं बस, जिसमें सिर्फ आप 11th क्लास का यूज कर सकते हैं ना। अदरवाइज पेपर टफ था इस बार भी मैथमेटिक्स का, है ना। तो बच्चों से भी बात होती रहती होगी, जो देते होंगे आप, उनके भी टेस्ट में रहते होंगे ना। तो पेपर टफ ही था मैथ्स का। लेकिन फिर भी यह है कि भाई दिक्कत बेसिकली उसके लिए ज्यादा आती है जो एवरेज से थोड़ा ऊपर है, दिक्कत उसके लिए ज्यादा है, क्योंकि उसको खुद को भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और इंस्टीट्यूट को भी उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना। क्योंकि वो बच्चा ये कुछ कोशिश करता है, अगर मैं एवरेज से ऊपर हूं, मैं सवाल ज्यादा करूं। जो एवरेज है या एवरेज से थोड़ा नीचे भी है, वो भी एक्सेप्शनल परफॉर्म कर सकता है, वो भी एक्सेप्शनली परफॉर्म कर सकता है। ऐसी बात नहीं है वो नहीं कर सकता है ना, और करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है ना। साल भर लगता नहीं है बच्चा टॉप करेगा, वो बच्चा टॉप कर जाता है। किसी भी टीचर को उम्मीद नहीं होती कि ये टॉप करेगा, और वो टॉप कर जाता है साल में। कभी वो चेहरा आइडेंटिफाई नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, वो चेहरा कभी साल भर हमारी नजर में नहीं आया कि ये टॉप करेगा, और लास्ट एग्जाम में वो टॉप कर जाता है। क्योंकि वो भले धीरे धीरे चल रहा होता है, वो ईमानदारी से चल रहा होता है, और वो एक दिन होता है बस, उस एक दिन में वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना। हो सकता है उस दिन उसका किस्मत ज्यादा अच्छी चल रही हो ना, तो वो भी डिफरेंस। लेकिन उसमें क्या है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं एवरेज हूँ, उसको ये पता होना जरूरी है ना। अगर मैं एवरेज हूं तो मुझे मेरी क्षमता के हिसाब से काम करना है, मुझे जो आता है वो करना है ना। तो जिसको कम आता होगा ना, वो भी सिलेक्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि वो जिसको कम आता है वो ढूंढेगा वही जो उससे करने लायक है, वो उसी को ढूंढेगा ना। और इसे 10-12 सवाल भी मिल गए तो वो तो आगे बढ़ जाएगा ना, उसने सवाल ही वही करे, बाकी मैं टाइम ही वेस्ट नहीं करा अपना, है ना। तो इसलिए ये सीखना पड़ेगा। आप कई बार ऐसा कर, जैसे केमिस्ट्री का पेपर टफ आ गया आपके पास इस बार, जनरली टफ नहीं आता। केमिस्ट्री का टफ आने से मैथ्स में भी नुकसान होता है, केमिस्ट्री का पेपर टफ आने से मैथ्स वालों को भी नुकसान होता है, बच्चा मैथ्स अटेम्प्ट नहीं कर पाता। और केमिस्ट्री का आसान आने से वो टाइम बचा के मैथ्स में आ जाता है ना। तो केमिस्ट्री का टफ आने से बच्चों को केमिस्ट्री में तो नुकसान हुआ ही है, मैथ्स में भी नुकसान हुआ है ना। ऐसा कोई फिक्स भी नहीं होता कि किसका टफ आएगा किसका आसान आएगा, कुछ फिक्स नहीं होता है ना। वेटेज भी फिक्स नहीं होता है ना। इसलिए अपना काम है जो करते हो वो करते रहो साहब, है ना। जो भी अपन काम कर रहे हैं उसको करते रहो ना। और पेपर ऐसे भी करना चाहिए, पेपर करने का एक तरीका ये भी होता है, ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे पेपर ऐसे ही करते हैं कि पूरे एक पेपर में 1 घंटा देते हैं वो। ये उनका टारगेट है, पहले फिजिक्स करूंगा मैं, या कि मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा। मैथ्स तो पहले कोई नहीं करता होगा शायद मेरे हिसाब से ना। या तो भाई, या तो कोई बच्चा फिजिक्स करता है पहले, या वो केमिस्ट्री करता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो मैथ्स पहले करता होगा, मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पेपर टफ आते हैं, दिख ही रहा है ना, ट्रेंड दिख रहा है, टफ ही आता है पेपर, है ना। इसे लास्ट में करते हैं। मैथ्स पढ़ना जरूरी है, मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो नंबर फिजिक्स में भी नहीं आएंगे, केमिस्ट्री में भी नहीं आएंगे। मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो नंबर फिजिक्स में भी नहीं आएंगे और केमिस्ट्री में भी नहीं आएंगे। इसलिए मैथ्स पढ़ना जरूरी है। नंबर उन दोनों में अलग आएंगे, उन दोनों में ज्यादा, कम इसमें ही आएंगे ना। अब उसमें क्या है, अगर 1-1 घंटा देते हैं ना अपन, तो उसमें ये नुकसान हो जाता है कि जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री का अच्छा है आपका, अब केमिस्ट्री में 1 घंटा दिया आपने, तो अब केमिस्ट्री का टफ आ गया, उसमें टाइम लग गया ज्यादा। तो टाइम लगते ही बच्चा घबराता है उससे, ये एग्जाम का फियर जो होता है ना, वो बच्चा पैनिक क्रिएट करता है माइंड में उसके ना, एकदम घबराता है वो, अब क्या करूं मैं, टाइम लग रहा है इसमें, अब क्या करूंगा वो। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी सवाल नंबर 1 आया है ना आपका, आप वहां से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, जो होते जा रहे हैं उनको करते जाओ आप। लेकिन उस टाइम बहुत रिजिड होना पड़ेगा आपको, कि मैं पहली बार में तो वही सवाल करूंगा जो मुझे लगते ही देखते ही लगेगा कि ये हो रहा है मेरे से, जो देखते ही लगेगा ना ये हो जाएगा मुझसे, उसको करूंगा मैं। वो बहुत रिजिड होना पड़ेगा, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको, मुझे इस तरह से पेपर करना है ना। उसमें क्या होगा, जो सवाल जैसे मान लो मैथ्स का लास्ट में आया, और मैथ्स का मान लो आसान आ गया, तो मैथ्स के सवाल छूटेंगे नहीं फिर आपसे, क्योंकि आप वही सवाल कर रहे हो जो आपसे हो रहे हैं। कभी मान लो ऐसा हो गया कि मैथ्स का आसान आया है और आपने मैथ्स लास्ट नंबर पे किया, तो फिर दिक्कत आ जाएगी उस दिन है ना आप। और इस तरीके से आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो क्योंकि आप कर ही आसान रहे हो, जिसमें नजर टिकेगी वही सवाल कर रहे हो आप। और मैथ्स का भले लास्ट नंबर पे है लेकिन वो आसान है, और उस आसान में भी लास्ट वाले सवाल आसान है, तो लास्ट तक तो बच्चा पहुंचेगा ही नहीं, उसमें पढ़ ही नहीं पाएगा वो सवाल है ना वो। उसमें ये फायदा होता है कि जो आसान पहले कर रहे हैं उसमें आसान सवाल कभी नहीं छूटेगा आपसे। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपसे, अभी भी ये कह रहा हूँ कि घर आने के बाद आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए
मैं ये कर सकता था, मैं वहां करके नहीं आया। बस घर जाने के बाद सब बोलते हैं मैं तो ये भी कर सकता था, मैं तो ये भी कर सकता था, मैं तो क्या मतलब, उसको कोई मतलब नहीं है उसका। होता है ना बाहर निकलती घंटे भर बाद, अरे तो मैं भी कर लेता। नहीं हो तो नहीं बोलते कैसे, ऐसा अफसोस नहीं होता क्या? कितने बच्चों को अफसोस होता है ऐसा? ज्यादातर सभी बच्चों को होता है ऐसा अफसोस है ना। तो वो जो टेम्परामेंट है ना आपको, वो माइंड सेट आपको वहाँ कूल रहना पड़ेगा वहां पर आपको। और वो छांटने पड़ेंगे पहले कि भाई मैं ये कर ला, मैं पूरा कर लेता हूँ मैं इनको ना, उसके बाद करूंगा आगे जाके मैंने। वो ढूंढना बहुत जरूरी है आप। हो सकता है शुरू में बहुत कम नंबर आए, लेकिन वो नंबर बढ़ भी सकते हैं आपके अगर उनको ढूंढना सीखेंगे तो आप। और नो डाउट वो इंटेलिजेंसी का एग्जाम लेते हैं, कम खास तौर से जेई एडवांस के अंदर। वो यही ढूंढते हैं कि बच्चा, हाँ पेपर हर तरह से सेट करते हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहा हो 2-3 सवाल उससे भी होने चाहिए। हर तरह से पेपर सेट करके देखते हैं वो। तो कूल रहोगे, छांटने की कोशिश करोगे, आदत डाल के रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को। उस सवाल पर आ जाते हैं अपने ना। तो उसमें कोई डाउट थोड़ी है आपको। तो लगभग देख लिए होंगे, आप देखोगे भी जो सवाल कल हुए थे आपके, सारे हो गए लगभग। हाँ, देख लिए? डाउट है किसी में? हाँ, देख लेना एक बार और, देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, बता देना, नेक्स्ट टाइम में पूछ लेना। कौन सा है? 7-5 वाला? तो वो सोल्यूशन देखना ना यार, हमने वीडियो सोल्यूशन बना रखे हैं हमने, एक बार देखना सही, उसके व्यू भी बढ़ेंगे। एक बार देखना, वीडियो सोल्यूशन बना रखे हैं हमने उसके आपको। देखना उसको एक बार, नहीं आया तो मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि देखना जरूरी है वो तो मजाक कर रहा हूँ, नहीं देखो तो कोई बात नहीं, वरना एक बार और ट्राई करना फिर बता देंगे आपको, ऐसी बात नहीं है ना। तो उस सवाल पर आ जाते हैं जो मैंने दिया था करने के लिए आपको। उसमें था हमारे पास कि वो तो परंपरा चली आ रही है, इसे डालते हैं हम सोल्यूशन, अदरवाइज कोई ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं डालने से लगता है कि इन्होंने डाले नहीं, इसे डाला जाता है उसको बस। तो मैंने सवाल जो दिया था वो था मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स साइन टी, और टी वेरी कर रहा था 0 से x, और उसमें एक्स वेरी कर रहा था 0 से 2 पाई। ये था सवाल हमारे पास। तो उसमें क्या है, हमारे पास टी का जो इंटरवल है वो वेरिएबल है ना, मैक्सिमम ऑफ साइन टी। ये एफ एक्स बराबर, हमें इसको डिफाइन करना था, मैक्सिमम ऑफ साइन टी। टी इज वेरिंग फ्रॉम 0 to x। टी 0 से x में वेरी कर रहा है, और x वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई में। मैंने समझाने की कोशिश की थी उस वक्त आपको ना। तो इसमें हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो टी है, भाई कुछ ना कुछ टी की जगह रखूंगा ना मैं यहाँ, तभी तो वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे ऐसा टी रखना है कि ये मैक्सिमम आए। उसमें टी वेरी कर रहा है 0 से x में, तो हम जानते हैं भले ही एक्स वेरिएबल है, लेकिन ये टी का जो इनिशियल इंटरवल है, भाई हम बोल सकते हैं ये इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है, टी इज द एलिमेंट ऑफ 0 to x, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। लेकिन ये जो पॉइंट है ये तो फिक्स है, एक्स को वेरी करने से टी का इनिशियल पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स को वेरी करने से टी का एंड पॉइंट क्या होगा, वेरी होगा। जैसे मैंने एक्स को π/4 लिया, तो टी 0 से π/4 में रहेगा, मतलब हम साइन टी के उसी ग्राफ की बात करेंगे जो टी बराबर 0 से t बराबर 4 तक है। जैसे मैं एक्स को π/2 लूंगा, तो टी 0 से π/2 हो जाएगा, यानी साइन का ग्राफ लंबा हो जाएगा, साइन का ग्राफ 0 से π/2 तक आ जाएगा। फिर मैं एक्स को पाई लूंगा, तो साइन का ग्राफ 0 से पाई तक आ जाएगा। फिर मैं 3π/2 लूंगा, तो साइन का ग्राफ 0 से 3π/2 में आ जाएगा। यानी इस ग्राफ का जो इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसका एंड पॉइंट एक्स को वेरी करने से वेरी होता रहेगा ना, तो हमें देखना है ना। तो इसमें हमने साइन टी का ग्राफ बना लिया, साइन टी वर्सेस टी का ग्राफ बना लिया, साइन टी वर्सेस टी का ग्राफ, ये साइन टी और ये टी है हमारे पास। अब देखो टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो टी की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई है, इसका मतलब क्योंकि एक्स 2 पाई से बड़ा हो नहीं सकता, अगर हम 2 पाई भी रख दें यहाँ, तो टी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। तो साइन टी का ग्राफ बना रहे हैं, उसमें टी 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी कर रहा है, ये मैंने डायग्राम बना दिया साइन टी का। उसमें टी वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई में, तो ये हमारे पास π/2 है, ये हमारे पास पाई है, ये हमारे पास 3π/2 है, और ये हमारे पास 2 पाई है ना। वो 1 आ ही रहा है हमारे पास, और वो जो डेप्थ है वो -1 है ना। अब हम एक्स को वेरी कर रहे हैं एक्चुअली, ये साइन टी वर्सेस टी का डायग्राम बना हुआ है। हाँ, एक्स को वेरी कर, अगर मैं एक्स को 0 लूंगा, क्योंकि एक्स 0 से कम नहीं हो सकता, अगर मैं एक्स को 0 लूंगा
तो टी 0 से 0 में वेरी करेगा। 0 से 0 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हो गया, बस एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। हमने थोड़ा आगे बढ़ाया एक्स को। एक्स समय भले ठीक है टी एक्सिस है, ये साइन टी है, लेकिन एक्स की वैल्यू भी क्या है, 0 से 2 पाई में है। एक्स 0 हो सकता है, कुछ और हो सकता है, पाई/2 हो सकता है। मैंने एक्स को यहाँ लेके देखा, मैंने मान लिया एक्स यहाँ है, मतलब एक्स वहां का मतलब 0 से पाई/2 के बीच में कोई नंबर है, हो सकता है पाई/4 हो सकता है वो पाई/6 हो सकता है पाई/3 हो। तो अगर एक्स यहाँ है तो टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से एक्स में वेरी कर रहा है। यानी साइन टी का जो टी है वो 0 से एक्स में वेरी कर रहा है। इसका मतलब हम अगर एक्स यहाँ है तो हम साइन टी के इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, साइन टी के इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइन टी का टी 0 से एक्स में वेरी कर रहा है। तो साइन टी के इसी ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। अब इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, एक्स पर आ रही है, जहां एक्स है ना। अगर मैं थोड़ा कम भी लेता ना, अगर मैं एक्स थोड़ा कम भी लेता, अगर एक्स यहाँ भी होता, अगर एक्स यहाँ भी होता, तो मैं यहां से यहां तक के ग्राफ की बात कर रहा होता, क्योंकि इंक्रीजिंग नेचर का है भी ये। जब इंक्रीजिंग नेचर का होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मैक्सिमम पॉइंट पर आएगी। और इस इंटरवल का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, एक्स है। और मैंने एक्स को आगे बढ़ाया, और मैंने एक्स को आगे बढ़ाया, मैंने एक्स को यहाँ ले लिया इस जगह। तो अब साइन टी का जो टी है वो 0 से एक्स में वेरी कर रहा है, यानी हम साइन टी के इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहां से यहां तक की ग्राफ कर, ग्राफ का इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है, जैसे मैं एक्स को बढ़ाऊंगा उसका एंड पॉइंट वेरी होता जाएगा, ग्राफ हमेशा यहां से शुरू होगा। लेकिन अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, अगेन एक्स पर आ रही है ना। हमने एक्स को पाई/2 पर लिया, मान लिया मैंने एक्स पाई/2 है, एक्स पाई/2 है। अगर एक्स यहाँ आ गया तो हम साइन टी के इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, पाई/2 पर ही आ रही है। यही बोल सकते हैं कि 1 आ गई अब। यानी अगर एक्स पाई/2 से जस्ट छोटा है, पाई/2 से जस्ट छोटा, तब तो हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स पर आ रही है। लेकिन जैसे ही एक्स पाई/2 पर आया तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, अभी भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स पर आ रही है, लेकिन अब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगर एक्स पाई/2 को क्रॉस करेगा, अगर एक्स पाई/2 को क्रॉस करेगा, मान लो एक्स यहाँ आ गया, तो साइन टी का टी कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से एक्स में। और साइन टी का टी अगर 0 से एक्स में वेरी कर रहा है, तो मैं साइन टी के इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, साइन टी के इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अब इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो जैसे एक बार 1 आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने चेंजेस क्या देखा कि अगर एक्स पाई/2 से जस्ट छोटा है तब तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स पर आ रही है ना। चाहे एक्स को आप यहाँ लो, मैक्सिमम वैल्यू एक्स पर आएगी, यहाँ लो यहाँ लो। एक्स पाई/2 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स, लेकिन जैसे ही एक्स पाई/2 पर आया या पाई/2 को क्रॉस किया तो ग्राफ हमेशा यहाँ से शुरू होगा और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो बस इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, f(x)=, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक्स पाई/2 से छोटा है और एक बार एक्स पाई/2 के बराबर या उससे बड़ा है। बस ये मुझे लिखना है ना। अगर ऐसा है तो भाई 0 के बराबर 0 से बड़ा है। तो t बराबर एक्स पर क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। हमेशा मैक्सिमम वैल्यू t बराबर एक्स पर आई। और जैसे ही एक्स ने पाई/2 को क्रॉस किया तो उसके बाद तो ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 आ जाएगी। ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर दिया हम। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहीं से चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं। भाई हमें साइन एक्स का डायग्राम बनाना है 0 से पाई/2 में, ये साइन एक्स का डायग्राम बना दिया हमने, ये साइन एक्स का डायग्राम बना दिया हमने, 0 से पाई/2 में साइन एक्स का डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बना दिया। अब इसके बाद क्या बनाना है, 2 पाई तक 1 बनाना है। तो यहाँ भी 1 लगा दो, ये 2 पाई तक 1 बना दिया। अब इस पूरे इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है ना। डाउट अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में तो एक ही जगह है, और वो डाउट कहाँ है, पाई/2, वो चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि पाई/2 पर ये कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, cos x, ये 1 आ जाएगा, 1 नहीं 0 आ जाएगा। तो cos पाई/2 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। लिखें, एक और लिखें, f(x)= मिनिमम ऑफ साइन t, t is less than equal to x, greater than equal to 0, x less than equal to 2 pi, greater than equal to 0। डिफाइन दिस, ये डिफाइन करना है अपने को ना। पहले मैक्सिमम निकाल रहे थे, अब मिनिमम निकाल रहे हैं।
तो धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे हम और देखते रहेंगे कि भाई मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। वही हमें साइन टी का ग्राफ बनाएंगे क्योंकि टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 पाई है। तो साइन टी का ग्राफ 0 से 2 पाई में बना देंगे हम। ये पाई/2 हमारे पास है, ये पाई हमारे पास है, ये 3 पाई/2 है और ये 2 पाई। ये साइन टी वर्सेस टी का डायग्राम बना दिया हम। अब एक्स को लिया हमने यहाँ पर, मान लिया एक्स यहाँ है, तो टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से x में। और अगर टी 0 से x में वेरी कर रहा है तो साइन टी का टी, हम साइन टी के इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। फिर आगे यहाँ आ गए अपन, यहाँ ले लिया भाई हमने एक्स को। अगर एक्स यहाँ आएगा तो अब यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। अब समझ में आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ लेके देखा, एक्स यहाँ आ गया। अगर एक्स यहाँ होगा तो हम यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ का इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स है। हम यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या है, 0 है। यहाँ आ जाऊंगा तब भी मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ आ जाऊंगा तब भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जैसे ही आगे जाऊंगा ना, मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एक्स पर आएगी। तो हमें देख रहे हैं अब कुछ चेंज होने वाला है। तो जो चेंज होने वाला है उसको लिख लो आप। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स कहीं भी हो इस इंटरवल में, मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 0 आ रही है। कि मिनिमम वैल्यू आ गई। अब जैसे एक्स पाई से बड़ा होगा, पाई से बड़ा हो गया एक्स ना, तो हमने अब की बार यहाँ ले लिया, एक्स मान लो यहाँ है इस जगह। तो हम यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, एक्स पर आ रही है। फिर यहाँ बढ़ा दिया हमने एक्स को, अब यहाँ कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू फिर कहाँ आ रही है, एक्स पर आ रही है। यहाँ लेके आ गए, अब यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, एक्स पर आ रही है। यहाँ लेकर आ गए, तो अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अभी बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, एक्स पर ही आ रही है। लेकिन अब जैसे ही इसको क्रॉस करोगे, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1। तो कुछ चेंज हो रहा है वापस। तो हमने क्या करा, 3 पाई/2 कर दिया, 3 पाई/2। तो हम बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू टी बराबर एक्स पर आ रही है भाई। और जैसे ही हम 3 पाई/2 को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके बाद तो हमेशा मिनिमम, क्योंकि ग्राफ हमेशा यहीं से तो आएगा ना। अगर हम एक्स को यहाँ ले लेंगे इस जगह, मान लो मैंने एक्स को यहाँ ले लिया इस जगह, तो हम यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। और इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू अब -1 ही रहेगी। अब आगे एक्स को बढ़ाते रहो, ग्राफ हमेशा यहीं से शुरू होगा, मिनिमम वैल्यू हमेशा आती रहेगी। तो दिस इज इक्वल टू -1। मतलब ये एफ एक्स आ गया हमारे पास। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो डाउट कहाँ है, मैं एक तो पाई पर और एक 3 पाई/2 पर। तो पाई पर एक कंटिन्यूस है, 3 पाई/2 पर भी क्या है, कंटिन्यूस। बट डिफरेंशिएट करके चेक कर लो फटाफट आप चाहो तो। एक कंटिन्यूस आने के बाद ऐसा कोई टर्म भी नहीं जो अनडिफाइंड है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा निकाला जा सकता है। अब इसके बाद हम, अभी तक क्या है, इनिशियल पॉइंट फिक्स था, है ना। अब हमारे पास जो है वो एक सवाल और करते हैं, उसके बाद फिर एक नया नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू, डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ cos t, minimum of cos t, but t is varying from 0 to x and x is varying from 0 to 2 pi। ये हमें देखना है, इसको डिफाइन कर, मिनिमम ऑफ cos t।
मैक्सिमम वाले में से एक आ जाता है बस ये फटाफट। अगर मैक्सिमम ऑफ कॉस एक्स होता तो वन आ जाता है ना। मैक्सिमम ऑफ कॉस सी लिखा हुआ होता ना, तब तो फिर वन ही आता बस ना, पूरी जगह वन आ जाता है। अब मिनिमम लिखा हुआ है ना ये, तो कॉस टी का डायग्राम बनाएंगे और कॉस टी वर्सेस टी का डायग्राम बना लो। तो ये पाई बाई टू हमारे पास है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, और ये टू पाई है ना। ये वन मार्क कर रखा है और माइनस वन मार्क कर रखा है। अगेन टी जीरो से एक्स में वेरी कर रहा है, मैंने एक्स को यहाँ लेके देखा, इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स है, और टी अगर यहाँ है तो टी जीरो से एक्स में वेरी कर रहा है, यानी हम कॉस टी के इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम लिख देते हैं यहाँ, तो मैक्सिमम तो हमेशा कितना आएगा, वन आएगा, क्योंकि ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है हर बार है ना। अब मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है इसकी, एक्स पर आ रही है ना, मिनिमम वैल्यू एक्स पर आ रही है। मैंने एक्स को यहाँ कर दिया इस जगह, मान लो मैं एक्स को यहाँ लेके आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एक्स पर ही आ जाएगी, डिक्रीजिंग है अगेन। एक्स को मैं यहाँ लेके आऊंगा तभी मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एक्स पर आएगी। एक्स को अगर मैं यहाँ लेके आ गया इस जगह, तभी मिनिमम वैल्यू एक्स पर आएगी। एक्स को यहाँ लेके आ गया तभी मिनिमम वैल्यू, यहाँ लेके आ गया तब भी, यहाँ लेके आ गया तब भी, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, और उसके बाद हमेशा क्या रहेगी, माइनस वन रहेगी। बस बस इसको लिख दो फटाफट है ना। तो एक्स से लेस देन पाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आई, टी बराबर एक्स पर, तो टी की जगह एक्स रख दिया हम। और जैसे ही एक्स ने पाई को क्रॉस किया, उसके बाद हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो ऐसे समझ में आ गया, मतलब थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी आप कोशिश कर रहे हो, तो समझ में आ पा रहा है उससे ना। कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं हम, जीरो पर तो दिख ही रहा है, पाई पर भी कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा, मतलब है ना, क्योंकि वो साइन आएगा, जीरो आ जाएगा, और ये भी जीरो आ जाएगा। अब क्या होगा कि अब इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों वेरी करेंगे। अब तक ग्राफ का इनिशियल पॉइंट फिक्स था और एंड पॉइंट वेरी कर रहा था, एक्स को वेरी। अब क्या होगा, एक्स को वेरी करने से उसका ये इनिशियल पॉइंट भी फिक्स होगा और एंड पॉइंट भी वेरी करेगा, इनिशियल भी वेरी करेगा, यानी ग्राफ अब टुकड़ों में आएगा, ऐसे ना, ऐसा आएगा। तो हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट ये रहेगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा थोड़ा अपने को। तो उसमें एक सवाल करते हैं, मैं लिखो आप, डिफाइन एफ एक्स इजिकल टू, मतलब ये डिफाइन करना ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बार डिफाइन करने के बाद तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं हम, वो तो अपन चेक करके बता ही रहा हूँ मैं बार बार आपको। डिफाइन करना ही हमारे लिए नई बात है बस। तो डिफाइन एफ एक्स इजिकल टू मैक्सिमम ऑफ साइन टी वेयर टी इज वेरिंग फ्रॉम एक्स प्लस पाई बाय टू से लेकर एक्स, एंड एक्स इज वेरिंग फ्रॉम जीरो से टू पाई, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम जीरो से टू पाई, ये मैं निकालना है। मैं बताता हूँ एक समझा के आपको, वही अगेन एक्स वही जीरो से टू पाई में है, लेकिन अब एक्स को वेरी करूंगा ना, जैसे मैंने एक्स बराबर जीरो लिया, तो एक्स बराबर जीरो लेने से टी कहाँ आएगा, जीरो से पाई बाय टू में आएगा। तो एक्स को वेरी करने से इनिशियल पॉइंट भी वेरी होगा और एंड, तो ग्राफ का इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों वेरी होगा, ग्राफ टुकड़ों में आएगा मतलब आ रहा। हालांकि जो लेंथ है, ये लेंथ हमेशा पाई बाय टू रहेगी, यानी इनके बीच में डिफरेंस कितना है, पाई बाय टू का डिफरेंस। जैसे एक्स को जीरो लिया तो पाई बाय टू हो गया, एक्स को पाई बाय टू लूंगा तो पाई बन जाएगा, लेकिन इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों वेरी करेंगे। अब वही हम साइन टी का डायग्राम बनाएंगे, साइन टी वर्सेस टी का डायग्राम बनाएंगे। टी की मिनिमम वैल्यू ये है, टी की मिनिमम वैल्यू ये है, और टी की मैक्सिमम वैल्यू ये है। हम देख रहे हैं एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो टी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो टी की मैक्सिमम वैल्यू टू पाई प्लस पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, क्योंकि एक्स अगर मैक्सिमम टू पाई रखूंगा ना मैं, तो टी टू पाई प्लस पाई बाय टू हो जाएगा, यानी टी मैक्सिमम फाइव पाई बाय टू हो जाएगा। तो एक्स की टी की मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू फाइव पाई बाय टू। तो हम ग्राफ बना रहे हैं साइन टी का, और वो बनाएंगे जीरो से लेकर फाइव पाई बाय टू के बीच में। तो ये साइन टी का डायग्राम बना लिया हमने, ये साइन टी का डायग्राम बना दिया जीरो से फाइव पाई बाय टू में। ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, और ये टू पाई है हमारे पास। टू पाई प्लस पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू है ना, टू पाई तो यही खत्म हो गया ना, ये फाइव पाई बाय टू आ जाएगा हमारे पास, दिस इज फाइव पाई बाय टू, ये टू पाई आ जाएगा। अब इसमें एक काम करते हैं अपन आगे समझने के पहले, जिसकी हो सकता है यहाँ जरूरत नहीं पड़े, आगे जरूरत पड़े, यहीं से अपन माइंड में लेके चल रहे हैं भाई, हमें ये काम भी करना है। जब ये इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों वेरी कर रहे हो तो हमें ये काम भी करना है। हमें बेसिकली ये देखना है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स को जीरो लूंगा ना, अगर मैं एक्स को जीरो लूंगा तो टी कहां से कहां वेरी करेगा, जीरो से फाइव, यानी हम इस ग्राफ की बात करेंगे, इस ग्राफ की बात करेंगे। जैसे मैं एक्स को आगे खिसकाऊंगा तो एक्स यहाँ होगा और एक्स प्लस फाइव बाय टू यहाँ होगा,
फिर ग्राफ इस अलग ग्राफ की बात करेंगे अपन, है ना, इनिशियल एंड पॉइंट दोनों वेरी करेंगे। इसमें हमें एक बात शुरू से माइंड में रख के चलनी है कि हमें देखना चाह रहे हैं भाई ऐसा एक्स कौन सा है जिसे मैं एक बार टी बराबर एक्स रखूं। मैंने एक बार टी की जगह एक्स रख दिया और एक बार टी की जगह एक्स प्लस पाई बाई 2 रख दिया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्स की वो वैल्यू कौन सी आएगी जब साइन एक्स और साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जिसे दिख रहा है ना, अगर मैं एक्स को यहाँ लूंगा तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आएगा। वैल्यू बड़ी कहाँ आ रही है, एक्स प्लस पाई बाई 2 पर आ रही है। लेकिन से अगर मैंने एक्स को यहाँ लिया इस जगह, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको ना। मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको, मैंने एक्स को यहाँ लिया इस जगह, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आ जाएगा। एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आ जाएगा। भाई एक्स 0 था तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ था। हल्का सा मैंने एक्स को आगे बढ़ाया तो एक्स प्लस पाई बाई 2 भी क्या हो गया, आगे बढ़ गया। अब ये देखो, ये रोड तो छोटी है, ये रोड छोटी है, ये कम पॉजिटिव है, वो क्या है बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, एक्स प्लस पाई बाई 2। लेकिन अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो थोड़ी रोड बढ़ेगी, ये इसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी डेप्थ क्या होगी, उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं एक्स पर वैल्यू और एक्स प्लस पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या आ सकती है, बराबर भी आ सकती है ना। तो हो सकता है कोई वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, इसलिए अपन उसको भी हाथों हाथ यही मार्क कर देंगे ना, ताकि हमारा सोचना समझना आसान रहेगा। हम एक्स की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जब इस साइन टी की वैल्यू टी बराबर एक्स पर और टी बराबर एक्स प्लस पाई बाई 2 पर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो मैंने एक बार टी की जगह एक्स रख दिया साइन टी में, और टी की बार साइन टी में एक बार टी की जगह एक्स प्लस पाई बाई 2 रख दिया। हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स पता ही है मुझे 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये कितना बन गया, साइन एक्स। अब 0 से 2 पाई में साइन एक्स और कोस एक्स बराबर कहाँ हो सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक तो एक्स बराबर पाई बाई 4 मिलेगा अपने को, एक क्या मिलेगा, 5 पाई बाई 4 मिलेगा, है ना। तो ये मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया यहाँ पर। तो हमने ये मार्क कर लिया इसको यहाँ पर, है ना, पाई बाई 4 मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अगर मैं एक्स को पाई बाई 4 लूंगा तो एक्स पर वैल्यू और एक्स प्लस पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी ना। यही तो मतलब है भाई कि अगर मैं एक्स को पाई बाई 4 लूँ तो बराबर आ जाएंगे दोनों, या एक्स को 5 पाई बाई 4 लूँ दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ। ये समझ में आ गया। ऐसे 5 पाई बाई 4 कहाँ आएगा, 5 पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4 पर। ये मैं पहले से मार्क करके रख दूंगा सवाल स्टार्ट करने के पहले। अगर मैं एक्स को 5 पाई बाई 4 लूँ तो ये अगर एक्स है तो वो एक्स प्लस पाई बाई 2 होगा, और ये दो पर्टिकुलर एक्सेस हैं। एक्स को पाई बाई 4 लिया तो चाहे हम साइन टी की वैल्यू एक्स पर निकालें या एक्स प्लस पाई बाई 2 पर निकालें, बराबर आएगी ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल, यानी सवाल स्टार्ट करने के पहले ये काम और कर लिया हमने ना। अब वही सेम प्रोसेस है कि एक्स को वेरी करते जाओ और देखते जाओ भाई मैक्सिमम कहाँ आएगा वो ना। तो मैंने एक्स को 0 लिया, पहले मैं एक्स को इस जगह ले रहा हूँ ना, या मैंने एक्स लिया तो एक्स प्लस पाई बाई 2 कहाँ आएगा, एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आएगा, है ना। अगर एक्स यहाँ है 0 पर तो एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। तो देखो मैं यहां से यहां तक के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मैं यहां से यहां तक के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 पाई बाई 2 पर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। यही बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस पाई बाई 2 पर आ रही है। एक्स को मैं यहाँ ले रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, एक्स प्लस पाई बाई 2 पर या पाई बाई 2 पर मिल रही है, मैं उसको 1 बोल सकता हूँ ना। मैंने एक्स को बढ़ाया अब यहाँ से, मैंने एक्स को इस जगह लिया, ऑब्वियस सी बात है अगर एक्स यहाँ होगा तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ होगा। समझ रहे भाई, एक्स को ये येलो वाला दिखाया ना मैंने, एक्स यहाँ तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ। तो हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब जैसे मैंने एक्स को आगे बढ़ाया तो अगर एक्स यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ होगा, पाई बाई 2 के आगे निकल जाएगा ना वो। यानी हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब तक आती रहेगी, जब तक उस एक्स से लेकर एक्स प्लस पाई बाई 2 वाले इंटरवल में पाई बाई 2 आता रहेगा। भाई समझ में आ रहा है, एक्स को मैंने यहां लिया तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आ गया, एक्स यहाँ है तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ, येलो वाले डॉट पर। अगर एक्स को मैंने यहाँ लिया तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आ गया, टी इस इंटरवल में। तो हम यहां से यहां तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही मैंने एक्स को आगे बढ़ाया, एक्स यहाँ आ गया मान लो हल्का सा, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू ये आ रही है,
यहाँ पर वैल्यू आ रही है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं, और इस ग्राफ की मैक्सिमम कहाँ है, 1 है ना। तो वो एक्स पर आ रही है ना, वो एक्स प्लस पाई बाई 2 पर आ रही है, वो कहाँ आ रही है, पाई बाई 2 पर आ रही है। तो जब तक एक्स से लेकर एक्स प्लस पाई बाई 2 के इंटरवल में, एक्स से लेकर एक्स प्लस पाई बाई 2 के इंटरवल में पाई बाई 2 आता रहेगा, तब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगी। अब देखो कब तक आता रहेगा पाई बाई 2, जब तक कि एक्स यहाँ, मान लो मैंने एक्स को यहाँ लिया, मान लो बढ़ाते बढ़ाते मैं एक्स को यहाँ लेके आ गया, इस जगह लेके आ गया एक्स को। अब अगर एक्स यहाँ होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस पाई बाई 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। बात समझ रहे हैं। अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये तो पाई बाई 2 वाला मार्कर। अब हम इस ग्राफ की बात, अब हम यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ की भी मैक्सिमली क्या है, 1, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर भी क्या आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है हमारे पास। तो जब तक उस इंटरवल में पाई बाई 2 आता रहेगा मैक्सिमली 1 ही आएगी। अब पाई बाई 2 आना बंद कब होगा, जैसे एक्स पाई बाई 2 के आगे निकल जाएगा। तो हमने अगर एक्स को पाई बाई 2 तक भी ले लिया, अगर मैंने एक्स को पाई बाई 2 तक भी ले लिया, अगर मैंने एक्स को यहाँ भी ले लिया, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 फिर यहाँ आएगा। यानी हम इस ग्राफ की बात करेंगे, इसकी मैक्सिमली अभी भी क्या है, लेकिन जैसे ही मैं एक्स को आगे बढ़ाऊंगा, उस एक्स से लेकर एक्स प्लस पाई बाई 2 वाले इंटरवल में पाई बाई 2 आना बंद हो जाएगा। अब मैं नहीं बोल पाऊंगा कि मैक्सिमली 1 आ रही है ना। समझ में आया ना, कुछ चेंज होने वाला है, मतलब हमने लिख लिया भाई, अब लिख ही रहा है चेंज होने वाला है। तो एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई भाई, एक्स कैसा भी हो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई इसकी, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई इसकी। अब जैसे हम आगे बढ़े, आगे देख सकते हैं बढ़ के ना, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, तो हम यहाँ आ गए पाई बाई 2 तक, तो पाई बाई 2 के आगे बढ़ रहे हैं हम। मान लो मैंने एक्स को इस जगह लिया, मान लो मैंने एक्स को इस जगह लिया, एक्स अब यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस पाई बाई 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। समझ रहे हैं बात। तो हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक्स पर यहाँ आएगा वैल्यू, एक्स पर यहाँ आएगी। अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू एक्स पर आएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग है ये, और डिक्रीजिंग ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है, मिनिमम पॉइंट पर आती है ना, तो यहाँ एक्स पर आएगी। फिर मैं और आगे बढ़ा देता हूँ उसको ना, अब की बार मैंने एक्स को यहाँ ले लिया इस जगह, तो यहाँ वैल्यू इतनी आ रही है, एक्स प्लस पाई बाई 2 ऑब्वियस से बात है कहीं यहाँ आएगा। अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू एक्स पर आए, थोड़ा और आगे बढ़ाओगे, यहाँ ले लोगे एक्स को, थोड़ा यहाँ ले लोगे एक्स को, यहाँ लोगे एक्स को, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आ जाएगा इस जगह ना। अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इस ग्रीन वाला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कहाँ आएगी, एक्स पर ही आएगी, डिक्रीजिंग बन रहा है ना। एक्स को मैंने यहाँ ले लिया, एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आ गया। अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एक्स पर ही आएगी। समझ रहे ना। अब मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ ना, हाँ ये हम पाई तक आ चुके मतलब अपन है ना, एक्स को पाई तक ला चुके हैं ना, समझाने के लिए थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ उसको ना, ताकि थोड़ा आसान रहेगा वो। ये पूरा ही ग्राफ में हटा देता हूँ, यहाँ से दोबारा बना दूंगा इसको मैंने। पाई तक तो आ ही चुके अपन। ये हमारे पास 3 पाई बाई 2 था ना, फिर हमने वो रोड मार्क कर रखी थी एक, ये 5 पाई बाई 4 है। अगर मैं एक्स को 5 पाई बाई 4 लूंगा, तो जो एक्स पर वैल्यू आएगी वही एक्स प्लस पाई बाई 2 पर आएगी। पाई तक आ चुके थे ना हम। अगर मैं एक्स को पाई पर लूंगा, तो अगर मैंने एक्स को पाई पर भी लिया, यहाँ भी लिया, अगर अगर मैंने एक्स को यहाँ लिया इस जगह, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 कहाँ है, यहाँ है। यानी हम इस ग्राफ की बात कर रहे थे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कहाँ है, एक्स पर ही है ना। फिर और आगे बढ़ रहे हैं हम, अब मान लो मैं यहाँ आ गया इस जगह, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आएगा। ये रोड छोटी है, यानी ये कम नेगेटिव है, और वो यानी एक्स पर वैल्यू कम नेगेटिव आ रही है, एक्स प्लस पाई बाई 2 पर ज्यादा नेगेटिव आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कहाँ आ रही है, एक्स पर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे बढ़ा, ये रोड थोड़ी बड़ी हो गई, वो रोड थोड़ी छोटी हो गई। अभी भी कौन सी रोड बड़ी है, लेकिन वो यानी नेगेटिव वहां ज्यादा मिल रहा है मुझे, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एक्स पर ही आई भी मैक्सिमम। फिर अगर जैसे मैं यहाँ आया इस जगह, हल्का था मैं यहाँ और आ गया इस जगह, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 आगे निकल गया। अभी भी ये रोड बड़ी है, वो छोटी है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। लेकिन जिसे ही हम 5 पाई बाई 4 पर आएंगे, दोनों रोड बराबर हो जाएगी। इसलिए वो मार्क कर रखा है मैंने, वो काम आया ना। जैसे हम एक्स प्लस यहाँ आएंगे ना इस जगह, अगर एक्स यहाँ आ गया, तो एक्स प्लस पाई बाई 2 यहाँ आएगा ना। अब दोनों रोड बराबर हो गई, दोनों बराबर नेगेटिव हो गए,
मैं अभी भी चाहूं तो बोल सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू यहीं आ रही है, क्योंकि अब तक इसके जस्ट पहले मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही थी, एक्स पर मिल रही, तो मैं यहां भी बोल सकता हूँ चलो बराबर आ गई, तो यहां भी बोल सकता हूँ अभी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ूंगा ना, अब ये रोड बड़ी हो जाएगी और वो छोटी हो जाएगी, ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और वो कम नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रेफरेंस वाला पॉइंट हो गया एक तरह से हमारे लिए, और वो ध्यान रखना पड़ा मैंने, ऐसे मैंने लिखा। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा 5 पाई/4 के आगे, मान लो मैंने एक्स को यहाँ लिया इस जगह, तो ये रोड बड़ी हो गई अब, और अगर एक्स यहाँ था तो x+π/2 आगे निकल जाएगा, और ये रोड क्या हो गई, छोटी हो गई। अब ज्यादा नेगेटिव यहाँ मिल रहा है, वहां कम नेगेटिव मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, x+π/2 पर मिलेगी। तो चेंज हो रहा है मतलब, तो इसको लिख लो, मतलब आप कहाँ तक आ गए अपन, 5 पाई/4 तक आ गए भाई हम। π/2 से 5 पाई/4 तक बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही थी हमें, t बराबर x पर मिल रही थी, तो t बराबर x रख दिया हमने ना, t बराबर x रख दिया ना। अब जैसे ही 5 पाई/4 के आगे बढ़े, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलने लगेगी अपने को, x+π/2 पर मिलेगी ना। तो हमने 5 पाई/4 के आगे बढ़ गए यहाँ पर है ना, और थोड़ा आगे बढ़ो तेजी से, ना मान लो मैंने यहाँ लिया इस जगह, x को मैंने यहाँ ले लिया इस जगह, x अगर यहाँ है, x अगर यहाँ होगा तो x+π/2 यहाँ होगा। हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है इसकी, x+π/2 पर आ रही है, दिख रहा है। अब मैंने x को और आगे बढ़ाया, अब अगर x यहाँ है तो x+π/2 यहाँ हो गया, यानी अब मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, x+π/2। पढ़ते पढ़ते मान लो मैं यहाँ आ गया, तो x+π/2 यहाँ आ गया। अब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, x+π/2 आ रही है। इसलिए वो रोड बराबर रखी थी हमने, ताकि वहां पॉइंट आउट कर सके अपने ना, वो हमारे काम आ सके, तो हम समझ पाए कि हमारे वो काम आने वाला है। बस हमने लिख दिया, ये कितना लिखा, <2 पाई, और कितना आ गया आपके बार, x+π/2, तो t की जगह क्या रख दें, x+π/2 रख दें ना। ये फंक्शन आ गया डिफाइन करने पर, 5 पाई/4 है वो, है ना, इट इज 5 पाई/4। आ रहा है समझ में, दोबारा लिखूं उसको, है ना, वही पहले तो आ गया हमारे पास 3 डेफिनेशन आ गई, एक बार 1 आ गया, एक बार sin x आ गया, और एक बार sin x+2 आ गया। डायग्राम बना सकते हैं इसका हम, यहाँ कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक बार डिफाइन करने के बाद ये सब चेक करना आता है हमें, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब चेक कर सकते हैं अपन। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन, लिखो आप। डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ cos t, where t is varying from x+π/2 से x, and x is varying from 0 से 2 पाई। ये डिफाइन करना है, वो sin t था, ये मैक्सिमम ऑफ cos t हो गया अब ना।
आज मजा आ रहा है आपको पढ़ने में ना? अच्छा लग रहा है ना आज आपको? चेहरा मुस्कुरा रहा है आपको बिल्कुल। आज आज ज्यादा समझ में आ रहा है। ये समझ में आज आया है सर। खुश लग रहे हो मतलब आज आप? इतने खुश कभी नहीं लगे मुझे आप। क्या रीजन है इसका? आज मन से बैठे हो पढ़ने? हाँ, मतलब आज अच्छे लग रहे हो आप मेरे को मुस्कुराते हुए। आंसर भी जल्दी जल्दी दे रहे हो आज आप। बात भी नहीं कर रहे किसी से। शुरू में जरूर बात करी थी आपने, पीछे मुड़ के जरूर देखा था एक बार। देखा था ना एक बार? मैं इधर मुड़ते आप मुड़ गए थे पीछे ना। उसके बाद दोबारा देखा भी नहीं आपने, बात भी नहीं किया आपने। ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया एकदम आपके अंदर? हाँ, समझ में आ रहा है आज? आज ही आया है बस समझ में। मतलब खुश लग रहे हैं एकदम, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी से। वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई बदमाशी नहीं कर रहे वो। पानी भी नहीं पिया इन्होंने एक बार आज। पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं आज ये। तो तीन डेफिनेशन आएंगी इसमें ना? 3 बार ये आएगा ना, 3 डेफिनेशन। तो पहले वही हम एक्स को स्टार्ट करते हैं ना। पहले चाहो तो पता लगा सकते हैं अपन कि कहाँ वो रोड बराबर आ सकती हैं दो। तो एक बार टी की जगह एक्स रख दो यहाँ पर, टी की जगह एक्स। और एक बार टी की जगह क्या रख दें यहाँ, x+5/2। तो व्हाट इज कॉस x+5/2? ये पहले से कर लिया करो उसको आपने, ये कभी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। जिस दिन ये काम आएगा ना उस दिन ये करना अच्छा लगेगा। जैसे अभी वहाँ काम आया हमारे ना साइन वाले के अंदर। ऐसे जरूरी नहीं हर बार वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, लेकिन उसको मार्क कर लेना चाहिए हाथों हाथ, ताकि जिस दिन वो काम आएगा अच्छा लगेगा ना। तो cos x की जगह cos x हो गया, और ये कितना आ गया, -sin x। तो बेसिकली 10x बराबर -1 हो गया एक तरह से। x इजिकल टू -1 है ना। ये कब बराबर आ सकते हैं? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10x नेगेटिव कहाँ हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 3π/4। और फोर्थ में क्या आएगा, 7π/4। तो 3π/4 तो देखो यहाँ मिलेगा अपने को ना। यानी यहाँ नहीं, कहीं यहाँ 3π/4 ऐसा है, एक्स को 3π/4 लिया, तो जो एक्स पर वैल्यू आएगी ना, वही x+π/2 पर आएगी। ये बराबर आ जाएंगी ना कहीं इसको ड्रॉ कर लिया करो सवाल करने के पहले। करेगा कहीं ये कंट्रीब्यूट कर सकता है कहीं ना कहीं ना। एक वो 7π होगा, तो 7π/4 आएगा यहाँ पर। ये 7π/4 यहाँ आ जाएगा। जब x को 7π/4 लूंगा, तो जो x+π/2 पर वैल्यू आएगी वो भी आ जाएगी हमारे पास। ये दोनों बराबर आ जाएंगे। इसे कहने का इसको ही मार्क कर लिया हमने। अब वही x को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। x को मैंने 0 पर लिया, तो ग्राफ 0 से π/2 की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, वही बोल सकते हैं 1 आ रही है या x पर आ रही है ना। लेकिन जैसे मैंने x को आगे बढ़ाया, यहाँ लिया x को, अगर मैं x को यहाँ लूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है x+π/2 यहाँ हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, x पर ही। थोड़ा तेजी से बढ़ाया हमने, x को यहाँ ले लिया। अब x को मैंने यहाँ लिया, तो x+π/2 यहाँ आ गया इस जगह। अभी भी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, x बढ़ाते बढ़ाते मान लो मैं यहाँ आ गया, x यहाँ है, तो x+π/2 यहाँ हो गया। हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कहाँ आ रही है, x पर ही। फिर हम यहाँ आ गए इस जगह, फिर हमने आगे बढ़ाया, यहाँ तक आ गए भाई हम। x अगर यहाँ होगा तो x+π/4 यहाँ होगा। ये रोड छोटी है, वो रोड बड़ी है। हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कहाँ आ रही है, x पर, क्योंकि वो कम है। फिर हल्का सा हम यहाँ आए इस जगह ना, इसीलिए वो काम आएगा ना। ये मैं हल्का सा इस जगह आ गया, तो ये रोड इस 3π/4 वाली रोड से क्या है, छोटी है भी है ना। और अगर x यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है x+π/2 देखो यहाँ होगा इस जगह। समझ रहे हैं बात? क्योंकि जब x 3π/4 पर होगा, तो x+π/2 यहाँ व्हाइट लाइन पर होगा। हमने x को जस्ट पहले लिया है अभी, जस्ट ये ग्रीन पे लिया है ना, तो x+π/2 यहाँ होगा। ये रोड अभी भी छोटी है, वो रोड बड़ी है, वहां ज्यादा नेगेटिव है कम, अभी भी मैक्सिमम कहाँ आ रही है। लेकिन जैसे ही वो 3π/4 पर आएगा, दोनों रोड वापस क्या हो जाएगी, और जैसे उसको क्रॉस करेंगे ना, तो वो ये वाली रोड बड़ी हो जाएगी और वाली रोड। तो अब मैक्सिमम मुझे x+π/2 पर मिलने लग जाएगा। सही बोल रहा हूँ? तो हम देख रहे हैं अब थोड़ा चेंज हो रहा है ना। कहाँ चेंज होगा, 3π/4 पर चेंज होगा ना। तो x इज लेस देन इक्वल टू 3π/4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिलती रही, x पर मिलती रही। तो t बराबर x रख दिया हमने, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना। अब हम देखते हैं 3π/4 के आ गए, और आगे देखते हैं हम। मान लो मैंने इस जगह लिया x को, मैंने इस जगह लिया, तो ये रोड ज्यादा बड़ी हो गई, और x+π/2 आगे निकल गया, और रोड छोटी हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, x+π/2। फिर और आगे बढ़ गए हम, यहाँ आ गए वापस। फिर मैंने x को यहाँ लिया,
तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ गया, मैक्सिमम वैल्यू x पर मिल रही है, पाई पर आ गए, x यहाँ है तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ गया, मैक्सिमम वैल्यू x पर मिल रही है, और आगे बढ़ने की कोशिश की हमने, अब मैंने x को यहाँ ले लिया इस जगह, तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, x पर इंक्रीजिंग है ना वो, तो आ रहा है समझ में, थोड़ा यहाँ आ गया अपन, x को मैंने इस जगह लिया तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई x पर, फिर मैंने x को इस जगह लिया, x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ गया, मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कहाँ आ रही है x पर आ रही है, x को मैंने यहाँ लिया, x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ गया, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 1, 2 पाई पर 1 आ गई वैल्यू, हमें तो x 2 पाई तक आना है ना, अभी तो हम यहीं तक आए हैं ना, जैसे ही x 3 पाई बाई टू पर आया, x प्लस पाई बाई टू कहाँ आ गया, 2 पाई पर आ गया, तो अगर हमें इस ग्राफ की अगर x यहाँ है तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ है, मतलब मैं इसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैं हाँ अभी भी बोल सकता हूँ कि x प्लस पाई बाई टू पर है, लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है 1 भी है ना, अब जैसे मैं x को आगे बढ़ाऊंगा ना वहां से, जैसे मैं अब x को मैंने इस जगह लिया तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आएगा, ना व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 1, क्योंकि 2 पाई आ गया ना अब तो ना, फिर मैंने x को इस जगह लिया तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 1, x को मैं यहाँ भी ले लूंगा अगर, तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ जाएगा, इस ग्राफ की बात करूंगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 1, तो कहाँ चेंज हुआ, 3 पाई बाई टू के बाद चेंज हुआ है ना, जैसे 3 पाई बाई टू पर आया वो 2 पाई पर आ गया है ना, आगे समझ में, तो थोड़ी बहुत होती है गलती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो गलती समझ में आ जाएगी हमारे, तो 3 पाई बाई टू तक आ गए हम, 3 पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई 4 तक आ गए, और कहाँ मिला हमें, बड़े वाले पर, x प्लस पाई बाई टू पर मिला, तो cos ऑफ x प्लस पाई बाई टू मैक्सिमली हो गई, मैक्सिमली हो गई cos ऑफ x प्लस पाई बाई टू, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, ऐसे निकाल लेंगे इसको, और उसके बाद तो फिर 1 आ गया ना, x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पाई बाई टू, मैक्सिमली क्या हो गई 1 हो गई, ये 3 डिफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना, ऐसे इसको निकाल सकते, ये लिखो आप, ये डिफाइन करके लाना घर से पूरे मन से, इसको डिफाइन करके लाना आप, डिफाइन fx इज इक्वल टू, डिफाइन fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ cos t, minimum of cos t where t is varying from x plus pi by 2 से लेकर x is varying from 0 से 2 पाई, इसको घर से डिफाइन करके लाना आप, है ना, ये मैं समझ में आएगा आपको कंसेप्ट क्या है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, निकाल के लाना है ना, तो ये इस तरह से इन ग्राफ की भी बात कर सकते हैं। एक सवाल मुझे और कराना है आपको, लिखा आप, इसमें कंसेप्ट भी हम याद रखेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है, if fx is equal to if fx is equal to if fx is equal to x square into sin 1 by x, x is not equal to 0, if x बराबर 0, then prove that fx is differentiable at x बराबर 0, then prove that is differentiable at x बराबर 0, but its derivative is not continuous at x बराबर 0. Prove that the function fx is differentiable at x is equal to 0, but its derivative is not continuous at x बराबर 0. मतलब फंक्शन हमें दिखाना है डिफरेंशिएबल है, 0 पर वो डिफरेंशिएबल है, पहले ये दिखाना है, जब वो 0 पर डिफरेंशियल, अब एंड डाउट का अगर मान से कहा जाए 0 पर भी चेक करने के लिए नहीं बोलते, मान लो आपसे वो बोलते हैं एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, कहाँ चेक करते हैं आप, सिर्फ डाउट हमें 0 पर है बस, है ना, यानी अगर वो मुझसे बोले कि f'2 निकाल या f'2 पर चेक करो, 2 पर मुझे कोई डाउट नहीं है ना, 2 पर क्यों डाउट, 0 पर भी डाउट क्यों है, हम जानते हैं ये पॉलिनोमियल है, ये तो एवरीवेयर क्या होता है डिफरेंशिएबल, ये साइन थीटा है, ये भी एवरीवेयर क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन इस साइन थीटा का जो थीटा है
वो जीरो पर डिफाइन नहीं है ना, वरना हम जानते हैं साइन के अंदर एंगल कुछ भी रखो भाई, जो साइन एक्स है ना हमारे पास, इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन वो जो 1/x है वो जीरो पर डिफाइन नहीं है बस, है ना। तो हमें अगर डाउट है तो जीरो पर है। अगर मुझसे कहा जाए कि एफ डैश टू निकालो या टू पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो टू पर भाई ये भी डिफरेंशिएबल है, टू पर ये भी डिफरेंशिएबल है भाई, टू रखने पर ये एंगल क्या बनेगा 1/2, तो क्या एक्स बराबर 1/2 पर ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, नो डाउट है। और मुझसे कहते हैं कि वो एफ डैश टू निकालो, तो फटाफट मैं एफ डैश टू निकाल लेता, कैसा करता है, इसी को डिफरेंशिएट कर देता, क्योंकि टू पर डिफरेंशिएबल है ना, मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता और इसमें एक्स बराबर टू रख देता फटाफट। मुझे सिर्फ डाउट जीरो पर है, और जीरो पर मुझे चेक करना आता है कि मैं कैसे चेक करूंगा। तो पहले आपको ये दिखाना है कि ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है, और फिर ये दिखाना है कि जिसका डेरिवेटिव आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन आएगा दैट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, वो एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है। यानी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो जो फंक्शन आएगा, जो डेरिवेटिव आएगा, वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी हो, ये जरूरी नहीं है। ये तो जरूरी है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन तो उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम उसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, हम उसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। जब फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उसका आने वाला डेरिवेटिव उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यही हम चेक करना चाह रहे हैं, और फिर इस बात को दिमाग में रखेंगे अपन ना, भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होने का मतलब ही नहीं है कि डेरिवेटिव जो आएगा वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। तो जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी अपन चेक कर ही सकते हैं ना फटाफट। हमें अब जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करूंगा मैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी में चेक नहीं कर सकता। भले ये जीरो पर कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो जीरो पर अनडिफाइंड है, इसलिए मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करूंगा ना। मैं बहुत बार बोला है मैंने आपको, इन ऑब्जर्वेशंस को दिमाग में रखना है आपको ना, सवाल हो नहीं हो लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो दिमाग में रहना चाहिए ना, और वो छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में रहेगी, तो अपन सवाल करने के बारे में सोच पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से ना। तो हमें जीरो पर चेक करने के लिए एफ डैश जीरो प्लस निकालना पड़ेगा और एफ डैश जीरो माइनस निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश जीरो प्लस निकाल सकते हैं वरना, एफ डैश जीरो प्लस डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो तो जीरो है हमारे पास है ना, तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, ये आ गया एच स्क्वायर साइन ऑफ 1/h, एफ ऑफ जीरो जीरो है हमारे पास, ये आ गया एच, जीरो बाई जीरो बन रहा है ना, तो इस जीरो के कारण जीरो को काट दिया ना। अब क्या बचा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, अब आ जाएगा एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, ये आ जाएगा एच ऑफ साइन 1/h। नाउ व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, किस तरह का फॉर्म है, जीरो इंटू फाइनाइट, क्योंकि भले ये जीरो प्लस है, भले ये इनफाइनाइट है, लेकिन ये तो एक फाइनाइट नंबर है, तो हम अप्रोचिंग टू जीरो को एक फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो। ऐसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे और वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। अब थोड़ा सोच के लाना कि डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना, है ना। यानी हमें निकाल सकते हैं ना, अब तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निकाल लूंगा ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या फर्क पड़ेगा, माइनस से आ जाएगा, माइनस के जाने से यहाँ पर एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर रहेगा, व्हाट इज साइन ऑफ -1/h, माइनस, लेकिन नीचे भी माइनस से आएगा, हट जाएगा, वापस ही आ जाएगा, यानी कंफर्म हो गया कि जीरो पर डिफरेंशिएबल है। अच्छा अब ये बताओ आप, अगर ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव एट एक्स बराबर जीरो। हमने जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, व्हाट इज एफ डैश जीरो प्लस, व्हाट इज एफ डैश जीरो माइनस, दोनों बराबर आ रहे हैं, फाइनाइट है, डिफरेंशिएबल है, व्हाट इज डेरिवेटिव एट एक्स बराबर जीरो, जीरो आ गया ना भाई, दोनों तरफ से जीरो आ रहा है तो जीरो आ गया इसका मतलब। अब अगर मुझसे कहा जाए कि मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है, हमसे इस वैल्यू के बारे में बोले वो एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो बराबर, तो हम जीरो लिखेंगे इसको ना। लेकिन क्या मैंने ये, जैसे अगर मुझसे कहा जाए कि एफ डैश टू निकालो आप, एफ डैश टू, तो क्या मैं एफ डैश टू ऐसे निकालूंगा, एफ डैश टू प्लस निकालूंगा फिर एफ डैश टू माइनस निकालूंगा, क्या करूंगा, मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा और इसको डिफरेंशिएट करके वहां टू रख दूंगा इसकी जगह। एफ डैश थ्री निकालना हो तो, एफ डैश फोर निकालना हो तो, एफ डैश हाफ निकालना हो तो, एफ डैश पाई बाई टू निकालना हो, सब यहां से निकाल लूंगा ना जीरो के बाद। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिर्फ इस फंक्शन के डेरिवेटिव को मैंने एक्स बराबर जीरो पर अलग से निकाला है, और वो यहां से निकाल भी नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें 1/x एक ऐसा टर्म था जो जीरो पर अनडिफाइंड था, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, पता लगाया डिफरेंशिएबल है, दोनों बराबर आ रहे थे, फाइनाइट आ रहे थे, इससे मालूम पड़ा कि अब अगर मैं ये देखूं यहां से, तो मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं,
मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करने पर कुछ फंक्शन आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं अगर मुझे एफ डैश वन निकालना होगा तो मैं कहां से निकालूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करके तैयार रखूंगा, एफ डैश वन भी मैं वहां से निकाल लूंगा, एफ डैश टू भी वहां से निकाल लूंगा, क्या एफ डैश जीरो भी निकाल लूंगा वहां से। एफ डैश जीरो क्या है, तो हम ये कह रहे हैं ये जो फंक्शन आने वाला है इसकी वैल्यू एक्स बराबर जीरो पर क्या है, जीरो है, और जीरो के अलावा कुछ भी हो, पर इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो सोच के देखो सही लिखा है क्या मैंने, पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने ना, तो पहले एक्स स्क्वायर को किया तो टू एक्स आ गया, अब एक्स स्क्वायर मेंटेन रहेगा, तो साइन का पहले आएगा कॉस वन बाय एक्स, फिर वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन आ जाएगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं कहूं कि भाई एफ डेस टू मुझे निकालना है, निकाल लोगे, कहां से निकालेंगे, यहां से, एफ डेस हाफ यहां से, क्या मैं यहां से एफ डेस जीरो निकाल सकता था, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया ना। तो ये इसका डेरिवेटिव फंक्शन आ गया, अब आपको ये चेक करके लाना है कि ये जीरो पे कंटिन्यूस है या नहीं, ये चेक करके लाना है, आप कर लेंगे अब तो चेक है ना, कंटिन्यूटी इस समझ में आ गया जो मैंने लिखा है। बस फिर इसको देखेंगे कल, फिर आगे इसमें एक बात बताऊंगा मैं आपको, कल कंटिन्यू करते हैं। तो होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है, होमवर्क में एक्सरसाइज वन का पार्ट वन, पार्ट वन के अंदर एक्सरसाइज वन पार्ट वन, F6 करना है, ये जे एडवांस में आया 2011 के अंदर, 17 कर लिया क्या हमने, कर लिया हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज करके लाना है ना। 23rd शायद कर लिया हमने ना, 24 नहीं किया हमने। मैथ्स तो कल हम दोनों कर ली शायद हमने ना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये करके लाना है ना।